अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट। आज के इस ब्यूरो रिपोर्ट को हम लेके आए हैं मोमन ज़िला में। ये फाटा का एरिया है जो अब मर्ज हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में। इसको अब फाटा ज़िला कहा जाता है। मोमन एजेंसी पहले ये इलाका कहलाता था और अब हम मौजूद हैं इसकी एक तहसील साफ़ी में और इलाका है ज़ियारत कले। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हमारे आने की वजह क्या है, तो आने की वजह है खैबर पख्तूनख्वा में अभी रिसेंटली मंजूर किया गया एक कानून जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा मिनरल सेक्टर गवर्नेंस तरमीमी एक्ट 2019, जो कि एक कंट्रोवर्सी साबित हो रहा है अपने पास होने के बाद। अचानक ये बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लाया गया हुकूमत की तरफ से, और चूँकि हुकूमत की आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक्सरियत है, तो फौरी तौर पर इसको पास करने की कोशिश की गई। अगरचे उस दिन एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा भी देखने में आया, क्योंकि अपोजिशन जमातों का ये कहना था कि ये जो बिल पास करने जा रहे हैं, जिसको कानून बनाने जा रहे हैं, इसका मकसद जो था वो ज़ाहिर है बहुत वाज़ेह था कि इस फाटा के अज़ला में जितने भी मिनरल्स और माइंस हैं, इस कानून के पास होने के बाद वो हुकूमत की मलकियत बन जाएंगे, जो कि अब बन चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या ऐसी उनके एतराज़ात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया कि उन्होंने पिछले दिनों गलने में एक जुलूस निकाला, जिरगे भी हुए, और अभी वो कह रहे हैं कि हम इसको तहरीक की भी शक्ल दे सकते हैं अगर हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी। आपका नाम क्या है? मलक बख्तूर साफ़ी। अच्छा बख्तूर साहब, आप भी उस जुलूस का हिस्सा थे, उस जिरगे का हिस्सा थे जो कि गलनई बाज़ार में हुआ। ये जब कानून बना तो आपको क्या पहले से कोई मालूमात थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आज चैनल का मशकूर हूँ कि हमारे इस पसमानदा और गरीब इलाके को मसाइल मालूम करने के लिए इधर आए। मैडम, बात ऐसी थी कि पहले कुछ सुना था, पहले ये जो मर्जिंग हो रही थी तो 10 साल की इन लोगों ने ये वादा किया था कि 10 साल तक ना कोई मादनियात चढ़ेगा, न कोई इसका ऐसा रवाज चढ़ा जाएगा जिससे ये कबाइल जो है ना इसको तकलीफ पहुंचेगा। अभी 10 साल नहीं, एक साल भी नहीं पूरा नहीं हुआ है कि इन लोगों ने गरीबों की मुँह से एक नवाला छीना। ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रही है ना, इससे तकरीबन 20-25 हज़ार लोग जो है ना इनसे वाबस्ता है। इसमें उन लोगों का जो है ना ये रिज़्क़ है, सुबह जाता है और शाम को फिर आता है। तो ये मुनासिब नहीं है कि हुकूमत आ जाए और इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो ये अवाम गरीब बेचारे ये कहाँ जाएंगे? मैं ये सोचता हूँ कि अवाम कहाँ जाएंगी? यहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है और कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये अवाम इस पर गुजारा करे। साफ़ी तहसील के जो लोगों का रोज़गार है वो आप समझते हैं कि ये मिनरल और माइंस ही हैं, बाकी ये जो खेत वेत हमें नज़र आ रहे हैं वो इतने नहीं। ये तो बारानी इलाका है, यहाँ पर कोई अब पाशी नहीं है। ये सिर्फ वाहिद जो सोर्स है ना ये मार्बल का है। जब ये मार्बल निकलेगा तो इससे, मैंने आपको पहले भी बोला कि 20-25 हज़ार लोग इनसे वाबस्ता है, और ये यहाँ से लेकर तकरीबन पिंडी तक जो फैक्ट्रियाँ है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो लेबर है, ज़्यादा लोगों का इसमें रिज़्क़ है। और अगर ये नवाला गरीबों के मुँह से छीना जाए तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आपके तो इलाके का MNA भी है ना, और उनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है, तो आपने उनसे, क्योंकि जुलूस में वो भी मौजूद थे, अपोजिशन के भी लोग मौजूद थे, तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की। उनका क्या कहना है कि वो क्या उनको नहीं पता था ये क्या हो गया, या ये कानून आपको क्या ऐसा साइड बिजनेस दे सकता है, या आपके लिए क्या छोड़ा है? MNA का दलाइल ये है कि मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा है इसके बारे में, मैं अभी तक बेखबर हूँ। अगर मुझे पता था तो मैं अपना राय जो है ना वो दे सकता, ये काम अभी ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानपुर है जी।
जानपुर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इन्होंने बातें की इसमें कुछ आप इजाफा करना चाहें कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कानून के हवाले से? ये कानून जो बिल पास हुआ ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा जो है ना गरीब पसमानदा इलाके गरीब लोग है, यहाँ सुबह जाते हैं और फिर मगरिब को जो है ना घर आते हैं, इसमें जो कुछ कमाता है वही खाता है पीता है। इधर और कोई कारखाने मिल या और जो है ना ये चीज़ नहीं है ना। और ये जो कानून पास हुआ ये बिल्कुल गलत है। हमारे हमको छोड़ दो, हमारे बच्चा भी इसको नहीं मांगते। इंशाल्लाह हम इसको कानून को कभी नहीं मांगेंगे। अगर वो जोर से करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे, लेकिन कानून को नहीं मांगेंगे। तो आप लोगों ने उस दिन जो जिरगा हुआ था उसमें कोई फैसला हुआ कि इसको क्या कोई तहरीक की शक्ल देनी है, क्या करना है आपने? इंशाल्लाह हम कोशिश जारी रखेंगे जब तक इंशाल्लाह ये कानून जो है ना हम वापस नहीं किया उसी तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। लोगों की हमने आपको बातें जो हैं वो सुनवाई हैं। ये ओवरऑल एक सिचुएशन थी जो मेरा ख्याल था कि आपको यहाँ आकर इन्हीं लोगों के ज़बानी सुनानी चाहिए कि असल में मसला क्या है कि वो जो एक एतराज़ात का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि कवानीन हुकूमत जब भी बनाती है वो आवाम की भलाई के लिए बनाती है, लेकिन ये ऐसा कानून है जिस पर एकदम से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शुरू हो गया और बहुत बातें जो हैं वो हो रहा है, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है वो हमने यहाँ आके आपको दिखाई है। हम पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में कि क्या वजूहात हैं कि इस तरह का कानून अचानक बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और फिर ये जो लोग हैं इनकी के घर के चूल्हे जो इन पहाड़ों से निकलने वाले चाहे वो मार्बल हैं या दूसरे मादनियात हैं उनकी वजह से जलते हैं, तो वो अगर चूल्हे बुझ गए तो उनका भी उनके बारे में भी उन्होंने सोचा है कानून बनाते हुए कि इनको क्या अल्टरनेट वो देंगे या इस कानून से यहाँ के लोगों को क्या अल्टरनेट मिल सकेगा, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मौजूद थे मोमंद में और वहाँ की तहसील साफ़ी के एक इलाके में, और वहाँ पर हमने आपकी बात कराई वहाँ के जो अमायदीन थे। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपको कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक कानून पास करवाया गया। इनफैक्ट एक तरमीमी बिल था खैबर पख्तूनख्वा मिनरल सेक्टर गवर्नेंस तरमीमी एक्ट 2019, जो कि वजह बना तनाज़ात की या आप कहें बहस मुबाहिसे की। और जो कबायली इजला नए अभी एक सवा साल हुआ है जम हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके अभी जो पहले प्रॉब्लम्स थे कि वो जो इंजमाम नहीं चाहते थे, अब उनके सरों पर एक नई तलवार जो है वो लटकना शुरू हो गई। जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ से शुरू हुए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एकदम से असम्बली में ये बिल लाया और उसे शोर शराबे में पास करा दिया। अपोजिशन को उस पर बहस नहीं करने दी, वो भी एक अलहदा किस्सा बन गया। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और उन सवालों को जो कि प्रोग्राम की पहले हिस्से में वहाँ के लोगों ने उठाए, उन पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर मादनियात डॉक्टर अमजद अली साहब के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। ये सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सब खबर का सबब बना, हेडलाइन का सबब बना, अपोजिशन के तनाज़े का सबब बना, उनके एतराज़ात का सबब बना, ये क्यों आपने बिल ऐसे ही शोर शराबे में पास करा लिया, बहस क्यों नहीं करने दी, इतना अहम मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम इशू पे आपने हमें मदऊ किया और हमें बुलाया ताकि हम भी अपनी व्यूज़ नाज़रीन के साथ पेश कर सकें। सबसे पहले तो ये बिल कम से कम एक साल से जब एक्स पार्टा जब जम हुआ तो उसके बाद हमने वहाँ पे जाके मैंने ख़ुद बज़ात ख़ुद जाके 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं वहाँ पे जितनी भी मिनरल से रिलेटेड लोग थे उनके साथ में मिला, उनसे मैंने मशावरत की कि मेरे डिपार्टमेंट की तो आपको क्या हम कैसे हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो उन सब का यही मुतालिबा था कि अगर जितनी भी पार्टा की मदनियात है इसकी ओनरशिप हमारे लोगों के पास रही, हमारे कबीलों के पास रही, जिनके नाम पे शामिलात है या जिन्होंने तकसीम किया हुआ है अपने कबीलों के अंदर,
दरमियान। तो उन्होंने कहा कि ये अगर हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर हमारी खान साहब की विजन के मुताबिक, फिर वज़ीर आला साहब की और गवर्नर साहब की एडवाइस के मुताबिक और उनसे मशावरत के बाद हमने ये बिल जो है ना इसको हमने प्रोसेस किया। कोई 7-8 महीने इस बिल की लगे। ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने इस पर बहस मुबाहिसे के लिए टाइम नहीं दिया। जब नहीं, आप उस दिन पूरा मीडिया गवाया सर। नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने बिल्कुल ऐलान किया, बाबक साहब को कहा कि आप बहस शुरू करें इसमें। तो बाबक साहब ने कहा कि उसने करतारपुर पे और उसने लॉन्ग मार्च पे बहस शुरू की, उसने इसको छोड़ा। तो स्पीकर साहब ने कहा कि आप तो बहस मतलब है कि करते नहीं, आप अलग चीज अलग टॉपिक पे चली गई। तो इस वजह से जो है ना ये बिल फिर पास हुआ, क्योंकि उन्होंने बहस करनी नहीं थी। उसने इस पे क्या इतराज करना था? इस पे तो हमने जो पाटा के लोग हैं उनको ओनरशिप के राइट्स दिए है, तो वो इस पे इतराज करते कि नहीं उनसे ये ओनरशिप के राइट्स ले लो। सर यहाँ थोड़ा सा रुकिएगा। आपने कहा कि इस बिल में हमने फाटा के लोगों को यानी कबायली अजला के लोगों को उनकी ओनरशिप के राइट्स दिए हैं। आप जो सबसे ज्यादा मौजूए बहस बना हुआ है वो है आपका जो सेक्शन है 62A, ऑल माइंस एंड मिनरल्स डिक्लेयर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है? तो ये तो कंफ्यूजन है सर। आप कह रहे हैं कि आपने उनको राइट्स दे दिए। ये कंफ्यूजन मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। ये अगर इसके आगे और पीछे का हिस्सा आप पढ़ ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमने नहीं रखा हुआ। ये तो 1973 की आईन में कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी आर्टिकल 172 की क्लास 2 में है ये सब कुछ डिफाइन है। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज को निकाला हुआ है कि जितनी भी मिनरल्स है वो एक्सपार्टा में है, वो सेटल्ड केपी में है, ये सारी हुकूमत की ओनरशिप है। जो जहां से भी मिनरल निकलेंगी वो हुकूमत की ओनरशिप होगी, वो हुकूमत की मलकियत होगी। ठीक है, तो ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये तो हमने नहीं, वो तो हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज रखी हुई है, तो इसमें मतलब है इबाम तो कोई नहीं है। नहीं, इबाम यहाँ है। ये तो कि आप कह रहे हैं, आपने अपनी बात में कहा कि हमने ओनरशिप उनको दे दी। ये शिक कह रही है कि ओनरशिप हुकूमत पाकिस्तान के पास है। आम आदमी नहीं समझ रहा सर। नहीं, वाकई नहीं समझ रहा है। इसकी असल वजह यह है कि ओनरशिप, लीज की ओनरशिप अलग चीज है जी, जो मिनरल की मलकियत है वो अलग चीज है। अब अगर मेरे पास, गवर्नमेंट के पास एक चीज की ओनरशिप नहीं है, उनकी मलकियत नहीं है, तो हुकूमत लोगों को क्या देगा लीज पे? एक चीज हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या देगा? आज आया जो पाटा है उसमें लोगों ने जो लीज ली हुई है, तो क्या ये चीज उस वक्त नहीं था? ये तो उस वक्त भी है। तो क्या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ये चीज नहीं समझ रहे? आपको लगता है मेरे ख्याल में वो नहीं समझ रहे इस चीज को। अगर इतने बड़े बड़े पार्लियामेंटियन तो 10 साल हो या गए, तो वो समझ नहीं, या आवाम को बेवकूफ बना रही है, लोगों मतलब को आप बेवकूफ जिनके बना नाम रही ले है। रहे हैं, आप बाबक साहब का नाम ले रहे हैं, आप इनायत साहब का नाम ले रहे हैं, 10-15 साल हो गए, तीसरा दूसरा उनका टेन्योर है, तो क्या वो कानून को नहीं समझ रहे या लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? आप क्या कहना मैं यही चाहेंगे? कह रहा हूँ कि वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अगर मिसगाइड नहीं कर रहे लोगों को तो वो अदालत की दरवाजे खुले हो जाए, उसमें देख ले। वो तो हो गया सर। मुमताज अहमद एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने की केस फाइल कर दिया है, आपको भी पता होगा। ठीक है, किया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में। बिल्कुल सही तो है। वो तो बात होगी। कल मैं जब खड़ी थी मोमन में, और इससे पहले हम खैबर में भी गए, लोगों ने जुलूस भी निकाले, लोगों ने जिरगे भी किए हैं। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात मुझे वहां सुनने को मिली। आपका जो MNA है मोमन से, वो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्या बन गया है, उनको जब जिरगे में बुलाया गया। अच्छा, बदकिस्मती से वहां पे जो MPAs हैं वो जाहिर है आपकी पार्टी के नहीं है, अपोजिशन का है, और एक आजाद है, वो भी कह रहा है मुझे भी कुछ नहीं पता। तो अब उनको नहीं पता तो इसमें तो हमारी कोई मतलब है कि गलती नहीं है। अब उनको पता नहीं है, उनको चाहिए कि इस एक्ट को पढ़ ले। अब पाटा के लोगों को हमने सऊदी अरब की तरह कफील बना दिया है मिनरल के हवाले से, कि वो कफील होंगी। वो चाहे तो किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं,
उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो नहीं चाहती तो कोई भी वहाँ पे लीज नहीं ले सकता। कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं खामखा, मतलब है अपनी सियासत को चमकाने के लिए, या इसको कि हमें क्रेडिट नहीं मिला इस बिल को पास कराने में। आप अगर वहाँ की जितनी भी लोकल लोग हैं, जो माइन से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ आप अगर मिले तो वो तो इतने खुश है, वो तो यहाँ पे रोजाना जाके आते हैं। तो मेरे पास तो दफ्तर खाली नहीं होता, लोग आते हैं, मुबारकबादी देते हैं, कहते हैं कि तो आप लोगों ने गए, वो कौन लोग थे? तो शायद वो वही लोग होंगे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं और जो मतलब है इस चीज से खफा है कि उन लोगों को क्यों राइट्स मिला। शायद उनको पता ही नहीं है। अच्छा, ये जो सेक्शन 27 है, इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है कि पहले आपने कहा था कि एक बंदे को मिसाल के तौर पर इस पहाड़ को खोदने के लिए आपने लीज दे दी, उसमें मार्बल निकल रहा था, लेकिन नीचे जाकर या खुदाई के दौरान उनको लगा कि इसमें से कुछ और भी निकल आया है, कोई और किस्म की मादियात। तो पहले ये होता था कि फिर वो किसी और को ठेका मिलेगा, अब आपने सेम बंदे को दे दिया बगैर किसी बिडिंग के। इज इट ट्रू? देखो, ये तो सिर्फ ये तो पूरी अमेंडमेंट में है जो एक्ट है उसमें। इसमें ये था कि एक बंदे को हम मतलब है कि कोल के लिए उसको लीज देते थे, ठीक है, उसमें कोई और चीज निकलता या कोल के साथ उसमें लाइमस्टोन होता था, ठीक है। तो ये डिफिशियंसी थी कि एक बंदा ऊपर से लाइमस्टोन निकालता है, मतलब है कि आम पत्थर जो ये रोड वगैरह क्रश वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग करता था, तो नीचे लोग, वो तो बहुत अनसेफ्टी चीज़ था। तो इसलिए हमने फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल जो है ना उस बंदे को दिया है जिसके पास पहली लीज था। अगर वो लेना चाहता है उसको हम हपर करेंगे कि इसमें मतलब है कि कोल आपने लिया हुआ है इसमें, या आपने लाइमस्टोन लिया हुआ है, नीचे कोल निकला है, तो हम उसको ये राइट्स इसलिए दे रही थी क्योंकि उनके पास लीगली इस चीज़ पूरी जगह की लीज थी। तो पहले हम उसको अपर करेंगे, अगर वो लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो फिर हम किसी और। लेकिन बिडिंग नहीं होगी नहीं, अगर वो ले रहा है नहीं, लीज में तो बिडिंग नहीं होगी। नहीं। तो इससे आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा? नुकसान क्यों होगा? नुकसान तो तब था कि मतलब है कि एक चीज एक जगह किसी बंदे ने लीज पे लिया हुआ है और उसमें कोई और चीज, ये तो अल्लाह के खजाने है, तो इसमें कोई और चीज निकलता है तो हक तो इनका है क्योंकि लीज तो इन्होंने एरिया भी लिया हुआ है। ठीक है। तो आप समझते हैं कि नहीं इसमें कोई ये तो हमने मेरे ख्याल में लोगों के लिए हो रही है कि इसमें भी कंफ्यूजन है और इसमें आपने कुछ का असल में एक चीज पता है क्या आ जाती है डॉक्टर साहब, कि आप कुछ खास लोगों को नवाजना चाह रहे हैं। तो आपको पता है ना, माजी में भी आपकी हुकूमत में कुछ मसाइल ऐसे हुए हैं माइंस के हवाले से, बड़े केसेस भी हैं। बिल्कुल है। अभी उनको अगरचे खोला नहीं गया कईयों को, लेकिन बहरहाल जो मामलात हैं, तो लोगों को एक शक सा होता है कि शायद आप अपने लोगों को नवाजने के लिए फिर से ये एक मामलात कर रहे हैं। देखो, जब से मैं आया हूँ इसलिए इस डिपार्टमेंट की रेवेन्यू नहीं बढ़ रही थी। अच्छा। क्योंकि पिछले एक्ट में बहुत खामियां थी। मेरे ख्याल में उस एक्ट में ख़ास लोगों को नवाजने के लिए, अपनी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए ऐसी चीज़ें थी जिसको हमने निकाला था। जिसको हमने निकाला और इसको मतलब है कि एक लाइन पे लेके हम लेके आए, ये तो बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि हम किसी को नवाज रहे हैं। तो आपकी थी ना सर? नहीं, हमारी हुकूमत थी, लेकिन आप देखिए उसमें जो हमारी हुकूमत का मिनिस्टर था वो मतलब है उस पर एलिगेशन लगी। उसके बाद ये हमारी जो कोलिशन पार्टनर थी पीपी शेरपाव के पास चला गया ये। लेकिन अब मैं जब आया हूँ तो मैंने जब इन चीज़ों को देखा तो क्यों हमारी रेवेन्यू अभी 100% बढ़ चुकी है। आपकी रेवेन्यू 100% बढ़ चुकी है, हम आपको दे सकते हैं। इसलिए बढ़ चुके हैं कि एक तो हमने एक साल में कोई 1400 FIR इलीगल एक्टिविटीज़ पे जो लोग कर रहे थे 1400 FIR करवाई और उनसे कम से कम 1 बिलियन जो है ना वो असेसमेंट उसके ऊपर लगी और वो रिकवरी अब होगी। तो एक तो ये हुआ कि इलीगल माइनिंग जो तकरीबन 80-90% हमने उसको ख़त्म किया। दूसरी, ये जो कानून साजी हमने की, ये जो तरमीमी बिल लेके लाई है, इस पे अब अगर कोई शक करता है कि किसी को नवाजने के लिए, खासकर पाटा के हवाले से मुझसे भी किसी ने पूछा कि यार एक बंदे को नवाजने के लिए, मैंने कहा अगर उस बंदे का शनाख्ती कार्ड पाटा का है तो फिर उसका हक है, क्योंकि ओनरशिप तो हमने उसको दी है, पाटा के लोगों को दी है। तो अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड पाटा का है, डोमिसाइल पाटा का है, तो उनका फिर हक है। अगर उनके पास नहीं है तो फिर हमने तो उसको रोका है। उन लोगों को तो हमने रोक दिया कि वो कबाइल की वसाइल पे वहां पे इन्वेस्टमेंट न करे, वहां से न उठाए पैदा।
तो ये तो मेरे ख्याल में मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने कबाइल का फायदा सिर्फ कबाइल को देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने बहुत सारी चीज़ों पर हमें जवाब दिया और बड़े हौसले से हमारे सवाल भी सुने और जवाब दिया। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, उनका कहना है कि लोग हमसे खुश हैं, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि वो इसमें मामलात ऐसे हैं। बहरहाल लोगों की बातें भी हमने आपको सुनाई, आपको मिनिस्टर साहब की बातें भी हमने सुनाई, हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया, बेहतरी आ रही है मिनरल्स के जो एक मिनिस्ट्री है, 100% आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। यकीनन ये सूबे के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अपोजिशन के एतराज़ात जो हैं वो अपनी जगह कायम हैं। अब हम जाएंगे अपोजिशन के पास और मिनिस्टर साहब ने ये जो सवालों के जवाब दिए हैं उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों खामखा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इशू तो कोई है ही नहीं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सूबाई वज़ीर मादनियात डॉक्टर अमजद से, और अब उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई और क्लियर किया कि वो जो अमेंडमेंट उन्होंने की है खैबर पख्तूनख्वा मिनरल सेक्टर गवर्नेंस तरमीमी एक्ट 2019 का जो मामला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से उठा, शोर शराबा, अपोजिशन की तनकीद, मीडिया पर बकौल उनके चीज़ को गलत तरीके से पेश किया गया और मासूम कबाइलियों को यूं कहें कि गलत तरफ ले जाने की कोशिश की, कन्फ्यूजन उनके जहनों में पैदा करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो भी किया वो कबाइली अज़ला के लोगों के फ़ायदे के लिए किया। अब अगर ऐसी बात है तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमाते हैं वो क्यों इतना वावेला मचा रही थी, और जो सबसे ज़्यादा वावेला मचा रहे थे वो दो मेंबरान असम्बली और अपनी अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर, यानी कि सरदार हुसैन बाबक मेंबर सूबाई असम्बली ANP के पार्लिमानी लीडर, ये भी साबिक वज़ीर रह चुके हैं एजुकेशन के, ये हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब। इनायतुल्लाह खान साहब साबिक वज़ीर बल्दियात रह चुके हैं और पार्लिमानी लीडर हैं जमात इस्लामी के। एक इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमान को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये इनका पहला टेन्योर नहीं है, इनके अब एक तारीख बन चुके हैं ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। सरदार साहब आपसे शुरू करूंगी। आप बड़ा शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि अमजद साहब ने कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आपने क्यों इनको बात करने का मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा उन्होंने तो बिल पे बात ही नहीं करनी थी, वो तो कह रहे थे कि किसी और इशू को, करतारपुर के इशू को आप डिस्कस करना चाहते थे। इज इट ट्रू? तो फिर आप बाहर क्यों कह रहे हैं कि आपको बात नहीं करनी दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ये समझता हूँ कि एक तो बड़े माजरत के साथ ये नालायक हैं, सेकंड ये बेख्तियार हैं। अच्छा, इनका कोई इख्तियार नहीं है, इनको हुक्मनामा आ जाता है लेजिस्लेशन के हवाले से और फिर ये स्पीकर भी फरीक बन जाते हैं, वरना असम्बली में बिल पास करना, बिल का ड्राफ्ट लाना, उनके अपने स्टेजेस होते हैं, दर्जे होते हैं, पेश करते हैं, कंसिडरेशन स्टेज रहता है, फिर पैसेज स्टेज रहता है। अब दुनिया के किसी भी कानून साज इदारे में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में कानून आके पेश भी हो जाता है और वो पास भी हो जाता है। मैं सॉरी होल्ड ऑन योर पॉइंट। उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोसेस हमने किया है। हाँ किया है ना, हाँ। 1 मिनट में जी। ये प्रोसेस इन लोगों ने नहीं, वो कह रहे हैं महीनों लगे हैं इसके नहीं, ये बिल तो मेरे ख्याल में इनायतुल्लाह खान है, इजाफी एजेंडे में आया है, ये इजाफी एजेंडे में आया है, होना भी नहीं चाहिए था। बिल कानून साजी के हवाले से दुनिया में मुरवजा ज़ाब्ता है, रवायत है कि स्टैंडिंग कमेटियों को चले जाते हैं, सिविल सोसाइटी को ओपन हो जाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इनपुट लिया जाता है, फिर असम्बली में बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कशन हो जाता है। अब अगर ये लोग बेख्तियार नहीं हैं, इनको हुक्मनामा नहीं आया, तो इनको इतनी जल्दी क्या थी? कहाँ से हुक्मनामा आया? बनी गाला से हुक्म आया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का पार्लिमान जो है, ट्रायरी बेंचेस जो है वो बेख्तियार है? जाहिर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और ये आप खुद देखें कि ये कानून जो इन्होंने पास किया है और फिर आइन का हवाला देते हैं और ये अपनी
जो कारीन हैं और जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताते हैं कि आइन में क्या लिखा है। सुने, वो कह रहे हैं कि ये जो आप जिस पर इतना ज्यादा उनका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऑल माइंस एंड मिनरल्स डिक्लेयर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कह रहे हैं आप सिर्फ एक लाइन उठा रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे। ये तो हमने 1973 के आइन से उठाया है, जिसे के मुफ्ती महमूद साहब ने पास किया था, जिस पर के वली खान साहब के दस्तखत है, हमने तो वहाँ से उठाया है। हम अपने लिए एजाज समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा आइन दिया है जिसमें कोई इबाम नहीं है। नहीं तो फिर जब आइन से उठाया तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मैं बताता हूँ, मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक बेख्तियार हैं और दूसरे नालायक हैं। आप देखें आइन में इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कोई जायदाद जिसका कोई जायज मालिक ना हो अगर किसी सूबे में वाक़ हो तो इस सूबे की हुकूमत की और हर दूसरी सूरत में विफाकी हुकूमत की मलकियत होगी। अभी इस बात पे बात करते हैं जी। आइन में ये लिखा हुआ है जी। अच्छा, ये साबिका कबायली अजला के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये जो जायदादें हैं ये किसी की मलकियत नहीं है। अब वहाँ पे बंदोबस्त नहीं है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत हमें नए अजला में 1 इंच जमीन बताए जिस पे उन लोगों उनका कब्जा नहीं है या उनकी मलकियत नहीं है। अगर ये कागज में नहीं है तो ये अभी मर्ज हुआ है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कागजी कार्रवाई करे। बार बार वहाँ से जरगे आ रहे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों में वावेला कर रहे हैं, असम्बली से बाहर एहतजाजें कर रहे हैं कि जो उनकी जायदादें हैं, ज़ाती जायदादें हैं और जो शामिलात हैं, उनकी रिकॉर्ड जो है उसकी दुरुस्तगी, उनको रिकॉर्ड पे लाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्योंकि हुकूमत का इंटेंशन यही था कि अभी तक ये नहीं कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं ताकि एक ऐसा कानून हो कि जिसके जरिए जो कीमती मादनियात है वो अपने कब्जे में ले ले और इनके पास इख्तियार आ जाए कि ये जिसको चाहे उसको लीज दे दे। तो ये किसको देंगे? ज़ाहिर बनी गाला से वहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इनके फाइनेंसर होते हैं, जो जिन्होंने अरबों और करोड़ों इन्वेस्ट किया है इनके जलसों पे, इनकी मीडिया पे, इनको उठाने में, इनको झंडे फराहम करने में और इनकी जो पार्टी रिक्वायरमेंट्स थी और इसी हद तक लाने में जो अरबों रुपया इन लोगों पे इन्वेस्ट किया है कि उनको फायदा दे। लेकिन उन्होंने इसको डिनाई किया है। सब मैं इसी गुफ्तगू को आपके पास लेके आती हूँ। ये जो प्रॉब्लम था कि वो कह रहे हैं कि वो लाइसेंस का इख्तियार जो है वो मिनिस्टर के पास होगा और मिनिस्टर जो है वो इसका हेड होगा इस अथॉरिटी का। वो कहते हैं मिनिस्टर तो पहले ही हेड था, ये सारी चीज़ें तो पहले ही थी। और दूसरा इन्होंने जो इशारा किया है कि बाहर के लोगों को नवाजने के लिए, वो कहते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रोसीजर के ऊपर की इख्तिलाफ उस वक्त जब हमने शोर कर दिया, ये चीज़ें तो बाद में सामने आई। ठीक, उस वक्त हमने शोर इस बात पे कर दिया कि जो लेट डाउन प्रोसीजर है लेजिस्लेशन का उसको आप बाईपास मत करें, आप एडिशनल एजेंडा आइटम लाते हैं। देखिए ये इंट्रोड्यूस होता है, इसमें 3 दिन कम से कम दिए जाते हैं, जिसमें फिर हम अमेंडमेंट्स ले आते हैं, फिर अगले रोज़ 3-4 रोज़ बाद इसको आप एजेंडे पे रखते हैं। कंसल्टेशन स्टेज होता है, पैसेज स्टेज होता है। आपने इन सब स्टेजेस को 10 ही मिनट के अंदर कर दिया और एडिशनल एजेंडा आइटम आप पहले ले आते। हम अगर आपको इमरजेंसी थी तो आप हमें ब्रीफ कर लेते, हमें कॉन्फिडेंस मिल लेते कि ये मसला है, लेकिन हमें तो आपने बिल पे उस वक्त बात करनी नहीं दी। अब हमें बिल सिरे से दिया ही नहीं था, हमने तो बिल बाद में पढ़ा। एक ये बुनियादी नुक्ता है। अच्छा। ये जो लेजिस्लेशन है ये बड़ी खतरनाक है इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। और दूसरी जो ओनरशिप का इशू है, ओनरशिप का इशू मेन है। इसमें बुनियादी और भी बातें हैं, लेकिन मेन इशू ओनरशिप का है। लेकिन सर मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, वो कह रहे हैं कि मैंने सऊदीया की तरह इनको कफील बना दिया है। कफील तो ये है ना, तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? देखिए सऊदी अरब का अगर आप मिसाल दे रहे हैं तो सऊदी अरब के अंदर तो बादशाहत है। पूरी सऊदी अरब जो है वो एक आदमी के नाम पे बना है, उसका नाम है सऊद, किंग सऊद। ये सऊद के नाम पे बना है कि नहीं है? तो क्या आप पाकिस्तान को किसी इमरान खान के नाम पे कहेंगे? इमरान खान इमरानिस्तान इसको बनाएंगे? देखिए ये सऊदी अरब का मिसाल दे के ये बड़ी गलती कर रहे हैं। सऊदी स्टेट तो एक बंदे के नाम पे बनी है। ये ओनरशिप जो है, अगर आप कबायली जो मर्जर की मुखालिफत कर रहे थे वो इन्हीं चीज़ों को रो रहे थे। उनका ख्याल था कि मर्जर होगी तो हमारे राइट्स पे लोग आएंगे। हम प्रो मर्जर लोग थे, ये भी प्रो मर्जर था, मैं भी प्रो मर्जर था, लेकिन ये अपनी ऐसी हरकतें कर रही हैं कि उन लोगों के खदशात को दुरुस्त साबित कर रही हैं। देखिए इस वक्त ये मसला फॉरेस्ट के अंदर भी चल रहा है। हमारे जो पाटा है, पाटा का और फाटा दोनों का, फॉरेस्ट का, अब मैंने अखबार में देखा है कि ये इनकी फॉरेस्ट को गुजारा
जात डिक्लेयर कर रहे हैं कि यानी इसमें ओनरशिप लोगों की तस्लीम की जाएगी, ये इसका भी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है जिसका ये हवाला दे रहे हैं, उसमें ऐसी ज़मीन की निशानदेही है कि जिसका कोई वाली वारिस ना हो, ये ज़मीनें पुश्त दर पुश्त लोगों की रही है। फाटा और पाटा के अंदर कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जिसका कोई वाली वारिस और मालिक ना हो, उसका सिर्फ सेटलमेंट नहीं हुआ है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हुकूमत के साथ है उस रिकॉर्ड में नहीं है, लोगों के रिकॉर्ड के मौजूद है, लोगों के पास रिकॉर्ड भी है, लोगों के पास पुश्त दर पुश्त उसके खत में हैं, लोगों के उसका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो भी मौजूद है, लोगों के अपने दरमियान डिमार्केशन भी है, पहाड़ों की भी डिमार्केशन है, शामिलात की भी डिमार्केशन है, कौम कबीला भी मालूम है। इसके अलावा एक और चीज़, दो चीज़ें और भी है। एक ये है कि इन्होंने जो फॉरेन कंपनीज है, ये फॉरेन कंपनीज जो है उसका काम आसान कर दिया है। जी, ये बात भी उन्होंने की। फॉरेन कंपनीज का काम आसान कर दिया है, यानी ये उसको अपने क्रेडिट में ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग नहीं कि जो एक्सप्लोरेशन करे, क्या पाकिस्तान की अपनी कॉम्पिटेंसी आप नहीं बढ़ कर सकते हैं? ऑलरेडी देखिए सऊदी अरब के अंदर मसला क्या है, उनके ऑयल जो फील्ड्स है उसके एक्सप्लोरेशन फॉरेन कंपनीज की है, वो फॉरेन कंपनीज की मरहूनी मिन्नत है। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि जो पब्लिक ओनरशिप की कंपनीज है उनको अनलिमिटेड पावर इख्तियार दिया हुआ है कि वो बेशुमार अनलिमिटेड टाइटल्स जो है वो रख सकते हैं। ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ऊपर ये बार मौजूद है, वो ठीक है, क्योंकि 3-4 से ज्यादा टाइटल्स नहीं रख सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हुकूमती कंपनीज के ऊपर अनलिमिटेड, भाई कोई हुकूमती कंपनी आके तमाम के तमाम टाइटल जो है वो ले ली जाएगी, कंपटीशन नहीं होगा, फेयर कंपटीशन नहीं होगा। ठीक। अच्छा, एक और जो पॉइंट था वो जो हम बात कर रहे थे उनसे भी मैंने पूछी ये बात। एक तो ये लाइसेंस का जो अथॉरिटी है वो मिनिस्टर हो गया, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक हो गया कि गलत हो गया? कि ये जो थीम देखिए हमारा सूबा जो है ये दहशतगर्दी का मारा हुआ सूबा है। हमारी दहशतगर्दी ने हमारी मईशत और इक़्तिसाद को तबाह करके रख दिया है, हमारी ज़िंदगी जमूत की शिकार है। कानून हम ऐसा बनाएं कि अपने लोगों को, अपने तिजारत को उठाए, अपने ताजरों को उठाए, अपने सरमायादारों को उठाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के फेडरेशन में जो हमारा फेडरेटिंग यूनिट है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये माला माल है कुदरती वसाइल से और ज़राए से। अब ये जो इतनी तेज़ी कर रहे हैं और आइन की जो गलत तशरीह कर रहे हैं, मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बाहर के लोगों को ओबलाइज कर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन लोगों ने होली सोली इख्तियार दी है कि वो जिसको चाहे, अब ये बड़ा जिसको चाहे जी, ये बड़ा मानी खेज है, जिसको चाहे। तो जिस तरह मैंने कहा कि हुक्मनामा आएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ नेप्राइट की बात करता हूँ। नेप्राइट 1 किलो नेप्राइट जो है वो 9,000 से लेके 12,000 तक 1 किलो। अब पत्थर इतना पत्थर तो 1 किलो है ना, ये 12,000 की है। ये नेप्राइट ये कबाइली लोगों को देंगे जिन लोगों ने अपने अपने घरों से 10-10 जनाजे उठाए हैं, जिनकी मार्केटें तबाह हुई हैं, जिनकी बाजारें तबाह हुई हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, ये उनको देंगे। इनके लिए कानून साजी की है, इनके लिए तो नहीं की ना। तो हमारे वसाइल पे कब्जे की सरकारी कोशिश है, सरकारी आप कह सकते हैं। इक़्तिदार जिस तरह इन लोगों को दिलवाया गया है, उनकी बारी ख़त्म है। अब इनकी बारी है, जिस नाजायज़ तरीके से जिन कुव्वतों ने, जिन अनासिर ने इनको इक़्तिदार में लाए हैं, अभी इनकी बारी है कि उनको ओबलाइज करेंगे। वरना मैं चैलेंज करता हूँ, लाए मेरे सामने इस मिनिस्टर को, मादनियास के मैं इस प्रोग्राम के बाद वो लाए मेरे सामने और वो मेरे साथ बात करे कि हम गलत हैं और वो सही, लाए उनको सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। आप इनसे एग्री करते हैं कि किसी और को ओबलाइज करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया है? एक और दूसरी चीज़ ये, वो जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा है कि सेक्शन 27 जो है, अगर एक बंदे को आपने लीज दे दी और खुदाई के दौरान उधर से कुछ और निकल आया तो बगैर बिडिंग के वो चीज़ भी उसकी हो गई, दोबारा लीज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने भी पढ़ा होगा। आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, इस वक्त मीडिया में बड़ी ऑब्जेक्शन इन चीज़ों पर हो रहा है, तो बात वहीं आ जाती है कि क्या वाकई किसी खास तरफ को फायदा देने के लिए ये सारा कुछ हुआ है? देखिए, एक तो मैं इब्तिदा आपने एक बात की थी कि मिनिस्टर्स अथॉरिटी का हेड होना चाहिए कि नहीं जी।
اس پہ دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ منسٹر ہمیشہ سے پالیسی ڈائریکشن لیتا ہے. جی منسٹر اوور آل ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہے. جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری سے کام ہوتا ہے. اس لیے جب آپ ایک اتھارٹی بناتے ہیں اور اس اتھارٹی کو لائسنسنگ پاور دیتے ہیں تو یہ ڈے ٹو ڈے بزنس ہے. اور یہ اگر کسی پولیٹیکل منسٹر کے پاس ہوگا تو ظاہر ہے اس کو اپنی پارٹی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. اس کی فیور کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اس کو oblige کریں گے نا. بابک صاحب نے جو بات کی میں اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لے لیتا ہوں کہ اوپر سے آپ کے اوپر کوئی حکم آئے گا, آپ کی پارٹی کا کوئی بڑا جو ہے بزنس مین ہوگا وہ آپ کو حکم کرے گا. اور یہ چیزیں اسلام آباد میں بنتی ہے, یہ لاز اسلام آباد میں بنتے ہیں, یہ نہیں بنا سکتے ہیں, ان کو صرف ہاتھ میں تما دیتے ہیں. جو دو آپ نے بات کی میرے خیال میں وہ بھی درست نہیں ہے. اگر کوئی نئی چیز نکل آتی ہے تو آپ کو اس کے لیے نئی لیز کرنی پڑتی ہے. انہوں نے اس کو ایک دیکھیں اس کے علاوہ میں ایک دو چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں. بنیادی ایشو یہ جو اونرشپ والا ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی قبائلی اضلاع سے یہ خود کہتے ہیں کہ صرف قبائلی اضلاع سے اتنی منرلز جو ہے کا پوٹینشیل موجود ہے کہ اس پوری صوبے کا بجٹ جو ہے وہ چلا سکتا ہے. صحیح. یعنی یہ بات تو ابتدا یہ جو اتنی میٹیکولسلی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کی بڑے فار ریچنگ کنسیکوینسز ہے. یہ ایک لا اس مرتبہ بن گیا نا اور آپ نے قبائلی لوگوں کے رائٹس کو اس میں پروٹیکٹ نہیں کیا, لوکل لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا, تو مجھے اور بابک صاحب کو جو آئندہ نسلیں ہیں وہ گالیاں دیں گی کہ یہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئی تھی, کیسے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے اپوزیشن کی باتیں سنی, بہت شکریہ بابک صاحب, بہت شکریہ عنایت صاحب. باتیں بہت ہو سکتی تھیں اور واقعی وہی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تو بڑے بہتر طریقے سے ہوتے, لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا ایک ایشو تھا, ان کی سہولت کو بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ وہ بات علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال ان سے جو کمٹمنٹ تھی وہ ایک ہو گئی, وہ ہم نے بات کر لی, انہی سوالوں کو ہم نے ان کے سامنے بھی رکھا. لیکن یہ کسی بھی صورت یعنی کہ خیبر پختونخوا کی جو اپوزیشن ہے وہ کسی بھی صورت حق ملکیت والے ایشو کو اس طرح نہیں جانے دے گی, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس چیز کو روکا جا سکے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبائلی اضلاع ہے ان کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اور یہ وہ نہیں ہونے دیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو بیورو رپورٹ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.